दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। इस समय मैं राजधानी लखनऊ के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास जो दारुल सफ़ा है उसके गेट पे हूं। आपको बता दूं यहां पे तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, समाजवादी पार्टी के समर्थक सब यहीं पे पक्ष विपक्ष सब आसपास यहां के चाय की टपरी पे मिल जाया करते हैं। और देख रहे तमाम समर्थक यहाँ मेरे साथ भी खड़े हुए, तो एक एक करके जानेंगे कि समर्थक किस पार्टी के हैं। और दूसरी चीज़, जो ब्रिजेश पाठक यानी उप मुख्यमंत्री 2022 से 2027 कार्यकाल के और योगी 1 कार्यकाल के जो दिनेश शर्मा, तमाम तरीके की जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस चीज़ को भी लेकर बात करेंगे। और आज की डेट में जो सदन में योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से जो हाथ मिलाया, इसको लेकर के भी समर्थक क्या सोच रहे हैं, इस सब पे ही बात करेंगे। सबसे पहले मैं सर से बात करूंगा। सर, आपका सर नाम क्या है? सैयद ताज आलम। सर, आज की डेट में देख रहा हूँ सदन के दौरान योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव जी से हाथ मिलाया। एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एज ए डेमोक्रेसी, क्या सोचते हैं इसको? सदन के नियमानुसार विपक्ष का सहयोग जरूरी है, इसलिए उन्होंने जो कार्य किया बहुत अच्छा किया। और विपक्ष का रोल बहुत अच्छा होता है सरकार को चलाने में, उनका सहयोग चाहिए। अच्छा, एक बात और, आजमगढ़ सीट से अपनी इस्तीफा दे दिया अखिलेश यादव ने और करहल से विधायक हैं, तो एक विपक्ष के तौर पर क्या सोचते हैं? वो उत्तर प्रदेश में अपने को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ज़मीनी उनसे खाली होने वाली थी, उसको मजबूत करने के लिए वो लगे हुए हैं। मजबूत करने के लिए जी। अच्छा, विपक्ष मजबूत आप मानते हैं? विपक्ष मजबूत है, लेकिन इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए। इतना मजबूत नहीं है। अच्छा, समर्थक किस पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो? मैं एक आम जनता का नागरिक हूँ, इसलिए हम किसी समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम सरकार का समर्थन कर रहे हैं। सरकार का समर्थन करते हैं। सर, आपसे बात करूंगा। ब्रिजेश पाठक इस समय उप मुख्यमंत्री हैं और पिछली बार एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे दिनेश शर्मा, वो उप मुख्यमंत्री थे, तो इसको क्या सोचते हैं, किस लिए उनको हटा करके ब्रिजेश पाठक को लाया गया? देखिए, जो कार्य करेगा वो आगे बढ़ेगा। और दिनेश शर्मा जो है वो तो स्थापित थे, वो संघर्ष करके तो आए नहीं हैं, ऊपर से टपकाए गए थे, है ना। और इतना मीठा बोलते हैं जैसे आपसे कोई नज़दीकी उनका है ही नहीं है, और पानी पिला करके आपको बैठा देंगे और आप समझेंगे कि हम बहुत नज़दीकी हैं और उनका काम होना नहीं है। ब्रिजेश पाठक संघर्ष किए हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में लॉ रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, इसके बाद में उन्नाव से सांसद रहे हैं, राज्यसभा मेंबर रहे हैं। काम किए तभी तो आगे बढ़े, इसलिए उनको जो काम किए उनका वो फल मिला। कहना ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। हाँ, ग्राउंड से जुड़े हुए। अच्छा, दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य की बात करूँ, वो तो विधायक पद से हार गए हैं, तो उनको क्यों बना दिया गया? अब चीज़ पे क्या सोच रहे हैं? ये तो पार्टी जानती है और पार्टी जाने। नहीं, एक आम आदमी क्या सोचता है? आम आदमी सोचता है कि वो वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट की राजनीति कर रहे हैं। मौर्य नहीं रहेगा, दूसरा कोई मौर्य चेहरा है नहीं। अच्छा, मतलब थोड़ा बिरादरी बात। जी। अच्छा, एक बात और करूँ, आज की डेट में सदन में जो हाथ मिलाया है, इसको लेकर भी तमाम पब्लिक के बीच में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, तो वो पब्लिक के बीच में जो मैं बात करूँ, आपके मन का टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है जो योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से हाथ मिलाया? देखिए, ये तो एक संस्कार है, चाहे योगी आदित्यनाथ रहे चाहे कोई भी है, वहाँ जाता है तो आदमी हाथ मिलाता है, योगी हाथ जोड़ते हैं, कोई हाथ मिलाता है, तो ये संस्कार है, ये तो होना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। ये बुरी बात नहीं है। सर, आपसे बात करूं, सर नाम क्या है आपका? प्रताप सिंह तोमर। अच्छा, प्रताप सिंह जी, आपसे अगर मैं बात करूं तो ब्रिजेश पाठक भी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा है और दिनेश शर्मा भी एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा थे, तो इन दोनों के बीच को लेकर के कंट्रोवर्सी चल रही है, उनको क्यों हटाया गया होगा? आम जनता जैसे इनसे भी पूछा, तो आपके मन में क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, दिनेश शर्मा जी संगठन के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति रहे, संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और ये तो तय किया जाता है उस समय की तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पे। ऐसा ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि देखिए संगठन में भी उनसे इससे कोई दायित्व मिला जाएगा। संगठन और सरकार में परिवर्तन होता रहता है, अगर उनको सरकार में रहें तो संगठन में कोई दायित्व मिलेगा, वो देखेंगे। ब्रिजेश पाठक की जहाँ तक बात है, चूँकि स्टूडेंट लीडर रहे वो, और यूथ में थोड़ा सा लोगों के बीच उनका ज़्यादा रहा, और बहुत जल्दी उन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की, अपनी लोकप्रियता इसलिए हासिल की, लोगों से मिलने जुलने का जो रहा तरीका, और ब्राह्मणों में थोड़ा सा इस बीच जो कालखंड थोड़ा इधर का नज़दीक का रहा, उसमें थोड़ा स्थिति उन्होंने अपनी मजबूत की। इस नाते उसको रिवार्ड उनको मिला, उनको लगा कि पार्टी को लगा कि ये व्यक्ति आगे अभी
जा करके और वो करेगा। और ऐसा कोई मतलब नहीं कि दिनेश शर्मा अगर वो उस समय नहीं है, तो दिनेश शर्मा संगठन के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, और संगठन में और जनता जमीन से में थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना, और उनको अवसर मिला है और कोई संगठन में अवसर मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जनता के बीच संगठन में अवसर की बात की, संगठन में अवसर मिलता है तो किस पद पे देखते हैं, क्या भूमिका रहेगी अगले 5 साल के कार्यकाल में दिनेश शर्मा जी की? देखिए, संगठन में काम करने वाले हर व्यक्ति की उपयोगिता होती है। दिनेश शर्मा जी संगठन के कार्यकर्ता हैं और आज उनकी उपयोगिता कहीं और है, इसलिए जो डिप्टी सीएम का पद है वो ब्रिजेश जी को भी दिया गया है। ब्रिजेश जी भी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं और एक ब्राह्मण चेहरा दिनेश जी भी हैं और ब्रिजेश जी भी हैं। दायित्व देने से चेहरा का जो प्रभाव होता है कम नहीं होता है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ, इस बार क्या भूमिका देख रहे हैं आप दिनेश शर्मा जी की, क्योंकि डिप्टी सीएम थे पिछली बार और तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। इस बार उनके संगठन में बहुत अधिक आवश्यकता है और मेरा जहाँ तक मानना है वो संगठन में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी किस पद पे आप देख रहे हैं? क्या प्रदेश अध्यक्ष? यह तो प्रदेश संगठन तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता होने के नाते और हमको जहाँ तक लगता है उनको संगठन में आवश्यकता है। एक आम आदमी के तौर पर मैं बात करूं, जो ब्रजेश पाठक इस बार उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, 24 के बारे में बात करूं, तमाम लोगों से मैं बात करता हूं तो वो बात करते हैं कि मुख्यमंत्री चेहरा ब्रजेश पाठक को देख रहे हैं 24 में, और 24 में प्रधानमंत्री चेहरा योगी आदित्यनाथ। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह चुनाव जो है योगी जी के नेतृत्व में और योगी जी के चेहरे पर हुआ है और अगले 5 साल तक योगी जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे और 2024 का जो चुनाव होगा उसमें योगी जी ही के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही होगा। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ ग्राउंड पे की बात कर रहा हूँ। अभी मैं गया कुछ कार्यकर्ताओं से बात किया तो इस तरीके की बात कर रहे थे, 24 में प्रधानमंत्री चेहरा क्या दोबारा से मोदी जी हैं? दोबारा से? अब उस समय तो जो केंद्रीय नेतृत्व है और शीर्ष नेतृत्व वो तय करेगा। तो बड़ा चेहरा क्या सोच रहे हैं? अब इसमें अभी यह तय करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि इसमें जिस नेता को उठाइए उसके व्यक्तित्व में एक उभार है और उसका व्यक्तित्व समाज में जाना पहचाना जाता है, इसलिए केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, आजमगढ़ सीट से जो इस्तीफा दिया है अखिलेश यादव ने और करहल सीट से विधायक हैं, अभी विधानसभा में आज हाथ मिलाया, इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ? देखिए, इस देश के अंदर संविधान सर्वोपरि है और चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, संविधान दोनों को मानना पड़ता है। सभी राजनीतिक दल जनता के बीच में संविधान की रक्षा के लिए और जितने जनमानस हैं उनकी सुरक्षा, उनके विकास के लिए जाते हैं। अगर जनता ने उनको विपक्ष की भूमिका दी है तो यह उनका स्वागत योग्य कदम है कि वह नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में रहेंगे। वह सरकार उतनी ही अच्छी चलती है जितना अच्छा विपक्ष होता है। तो मजबूत विपक्ष मानते हैं आप? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा विपक्ष अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उस पार्टी के नेता हैं और उन्होंने यह निर्णय लिया है तो उत्तर प्रदेश के लिए सुखद होगा, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है वो अगर विपक्ष ठीक ठाक रहेगा, उनकी कमियों को दिखाएगा तो वो अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे। सर आपसे ही बात करेंगे। सर, नाम क्या है सर आपका? स्वामी भानु प्रताप, आजमगढ़ के हैं जी। अच्छा, आपसे मैं बात करूं, आजमगढ़ सीट से ही अखिलेश यादव ने अपना इस्तीफा दे दिया और आज की डेट में बात करूं तो सदन में अखिलेश यादव जी और ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों हाथ मिलाते हैं, इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? पहले ये तो भारत का लोकतंत्र है, जो आज ये लोग अंदर मिलाए हैं वही बाहर भी होना चाहिए। ये तो लोकतंत्र है, इसी से भारत जाना जाता है। इसी की लड़ाई तो समाजवादियों ने लड़े हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे। और व्यक्ति का जब सरकार बनती है तो जनता की सरकार बनती है। मुख्यमंत्री एक पार्टी का नहीं होता। जब मुख्यमंत्री शपथ ले लेता है तो पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। तो ये तो अखिलेश जी, योगी जी हाथ मिलाएं तो ये लोकतंत्र है, अच्छी बात है, इसके ऊपर भी बधाई है। अच्छा, विपक्ष को कैसा मानते हैं? मजबूत मान रहे हैं इस समय? विपक्ष, अभी आप बताएं क्यों नहीं विपक्ष मजबूत है? ये है, विपक्ष नहीं मजबूत होता तो कोई हाथ मिलाता कोई? देखिए, विपक्ष केंद्र में कमज़ोर रहा, क्या दिशा रही? विपक्ष बहुत मजबूत है। और अखिलेश यादव जी जो निर्णय भी लिए हैं कि इस्तीफा दे करके और नेता विरोधी दल बने हैं, तो मुझे ये लगता है कि अब जनता की आवाज़ बुलंद होगी और विपक्ष का ही काम होता है कि सरकार को आईना दिखाना। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष बहुत मजबूत है और उससे जनता, गरीबों, बेरोजगारी, जहाँ अत्याचार, आज जो लूट हो रहा है, अभी भी देखिए लूट हो रहा है, महिलाएं जहर खा जा रही हैं उत्पीड़न में, तो निश्चित तौर से जब विपक्ष मजबूत होगा और विधानसभा में उसकी आवाज़ माननीय अखिलेश जी उठाएंगे तो सरकार उस पर चलने का और अच्छा काम, अपने संकल्प पत्र पे चलने का काम करेगी।
अच्छा, दूसरी बात कर लूँ, अभी डिप्टी सीएम बदले गए हैं, तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी, तमाम तरीके की बातें हो रही है। एक मजबूत ब्राह्मण चेहरा थे, बड़े ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा, और ये भी बड़े ब्राह्मण चेहरा हैं, तो इसको किस तरीके से आप सोचते हैं? देखिए, ये सोचना ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर का निर्णय है। अब दिनेश शर्मा हो, ब्रजेश पाठक जी हों, तो वो लोग अपना बने हैं, इस पर हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। हमें देखिए सवाल यहाँ बेरोजगारी का है। राशन तो 3 महीना के लिए बढ़ा दिया गया और डीजल और पेट्रोल कितना बढ़ गया। गरीब किसान मजदूर बेरोजगार असहायों के लिए ऐसी जन कल्याण नीतियाँ हैं, और इनका जो है दिनेश शर्मा को हटा के ब्रजेश पाठक को बना देना और किससे करना, ये उनका अपना एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर का उनकी रणनीति है, और उस नीति पे वह अपना काम कर रहे हैं। इसको वो 24 को ले करके अपना काम बना रही हैं। तो इससे आज जनता को आस है कि सरकार जिसकी बनती है, सरकार उनकी बनी है तो उनको बधाई है, लेकिन उनका जो संकल्प पत्र है, जन कल्याणकारी योजनाओं का जो उनकी घोषणा है, उस पे उनको उतरना चाहिए। आज जिस तरह से लूट हो रहा है, छिनैती हो रही है, डकैती हो रही है, जनता में जो बेरोजगारी का जो महामारी है, जैसे कोरोना एक महामारी आई थी, वैसे अब बेरोजगारी की महामारी है, उससे जनता त्रस्त है, तो उसके लिए कुछ काम होना चाहिए। धरातल से जुड़े हुए मुद्दे उठने चाहिए एकदम अरे जमीनी, जब तक जमीन का मुद्दा नहीं उठेगा, धरातल का नहीं उठेगा, उसके गरीब के पॉकेट में कै रुपया कहाँ से आ रहा है। डीजल बढ़ रहा है, अब जुताई दमाई हो गई, अभी मैं ही सरसों दमाया 1400 रुपया घंटा लेने लगा। अब सरसों की कीमत वही, डीजल की कीमत, गेहूं की कीमत वही, चावल की कीमत वही, जोताई बढ़ गई, बुआई बढ़ गई। जब इसी तरह से डीजल बढ़ता रहेगा तो जो मध्यम वर्ग का किसान है खेती करना छोड़ देगा, कहाँ से करेगा। तो बुनियादी सवाल ये है, ये धरातल पे आज बेरोजगारी जिस तरह से है, शिक्षा पे जिस तरह से आज मामला हो रहा, यूक्रेन से आए हुए जो डिग्री लेने गए थे, ऐसे बेरोजगार हमारे देश में जो फैल रहे हैं, इससे ये बहुत बड़ा भारत के और उत्तर प्रदेश पे ये संकट है। इस संकट पे अब भारतीय जनता पार्टी किस तरह से निकालती है संकट से, और नेता विरोधी दल अखिलेश यादव जी बुलंदी से किस तरह से आवाज़ उठा के आईना दिखाते हैं, ये तो सामने आएगा। अभी तो चुनावी मुद्दा था, कोई कहीं बोल रहा था, कहीं कोई बोल रहा था, लेकिन अब तो एकदम जन्मीन काम, अब तो धरातल पे हो गई। पूर्ण बहुमत की भी सरकार है, अब तो कार्य होना चाहिए, कोई बाधा भी नहीं पहुंचा पाएगा। तो इसलिए इस समय हमें गरीबों के दुख को देखना होगा। गरीब कोई जात नहीं होती, किसान कोई जात नहीं होती। तो ये धरातल पे जो काम होना चाहिए, और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बेरोजगारी पे, किसानों के हितकर कल्याणकारी योजनाएं को जो घोषणा पत्र में आया है, संकल्प पत्र में आया है, उसे पूरा करना चाहिए। कैबिनेट की पहली बैठक में योगी आदित्यनाथ ने 3 महीने के लिए हरी झंडी दे दी फ्री राशन के लिए। अच्छा, राशन फिर वही कहे, राशन तो मिल गया। तो मुख्य मुद्दा तो यही था जिस पे जानते पूरा सरकार इस बार चुनाव जीती। ये मेरे भैया, राशन तो मिल गया, राशन तो किसान के घर में भी भरा है, राशन मिल गया। तो ये बताइए डीजल कितना कै रुपया बढ़ गया? 80 पैसे बढ़े। अब पेट्रोल 80 पैसे, 80 पैसे बढ़ रहे हैं। तो ये निरंतर बढ़ रहे हैं। 80 पैसे कहाँ बढ़े, और बढ़े हैं, 2-3 रुपया बढ़ गया भाई। आप भी ऐसा मत करिए, 3 रुपया 20 पैसा तो मैं पढ़ा था, ये बढ़ गए। देखिए 3 महीना का राशन जो मिल रहा है, वो बोले थे तो 3 महीना क्यों बढ़ा? ये तो गरीबों के लिए हमेशा 5 साल के लिए। पीछे से कुछ कह रहे हैं सर, नाम क्या है आपका? हमारा क्या करेंगे, छोड़िए। क्या कह रहे हैं पहले बोले। अब क्या बोला, कोई नेता गरीब किसानों पर बोलता है? सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, आवाज गरीबों की उठाते हैं, राबड़ी अपने पेलते हैं। अब मैं क्या बोलूं? क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात सारी जनता सुन रही है। लोग तो सरकार बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, तो हम गरीब जनता की आवाज उठाएंगे नहीं। आपकी आवाज बोलिए। महिलाएं गांव में चिपरी पाथ रही हैं, और यहाँ की महिलाएं एसी में घूम रही हैं, किसान बॉर्डर पर मर रहा है, खेती कर रहा है, और डीजल बढ़ रहा है। शिक्षा तो समाप्त हो गई, अमीर घर के अलावा गरीब पढ़ पाएगा क्या? है कोई गरीब बताइए 25 लाख एडमिशन कराने का? पहले शिक्षा और दवा, और ये जात और धर्म की जब तक बात होगी, भारत नहीं सुधर सकता। हम नोट करिए, लेके घूमिए मीडिया के लोग, सारे लोग, इसको पहले समतामूलक मानवता की बात होनी चाहिए। आज भारत क्यों पीड़ित है? जात धर्म सारा पूरा आ जाता है। इसको जब तक समान नहीं होगा तब तक देश भारत सुधरेगा नहीं। पूंजीवाद बढ़ेगा, राजनीति में पूंजीवाद आ गया। अब नेता जो होते हैं
वो सड़क पर अपना हवा पानी करे, वो कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हर गरीब को राशन आप कह रहे हैं, आज राशन मिल रहा है, इसके पहले नहीं जिंदा थे राशन के बिना। हाँ बताइए, आप लोग तो बहुत उछालते हैं राशन मिल रहा, राशन मिल रहा। बताइए क्या इसके पहले किसान राशन नहीं खाता था? इसके पहले घर में झाड़ू नहीं लगती थी? आप ही सभ्यता सिखाने आए हैं पूरा। इसलिए अब गरीब जनता को सोचना होगा, गांव में जाना होगा। आप लोग तो शहर के दिखाते हैं, गांव में कभी आप गए? इंटरव्यू लिया उन महिलाओं का? 700 गांव से ज़्यादा गया हूँ मैं। कहाँ? तो क्या उठाया आपने आवाज़ गांव को? जाके देखिए, बंडी नहीं है, पियर साबुन लगा रहा है जो मेहनत नहीं कर रहा है, वो गरीब आदमी सर्फ नहीं पा रहा है, फटी बंडी घूम रहा है, सड़कों चप्पल नहीं है। ये सब आपने देखा? मीडिया जिस दिन चाह ले सबके सुधार हो जाएंगे, समझ रहे ना? इसलिए शिक्षा हर 1 किलोमीटर पर शिक्षा का जो कंपटीशन का फ्री किताबें होना चाहिए। राशन फ्री देने से देश चलेगा? कब तक आप देंगे? शिक्षा जब तक नहीं होगी कुछ नहीं होने वाला है। तो इसलिए दवा, शिक्षा, हर चीज़ ये जरूरी है। ये पहली बात, दोहरी शिक्षा नीति खत्म होनी चाहिए। अमीर घर का CBSE बोर्ड पढ़े और प्राइमरी में जा कर के वो कटोरा थमाया जाए, ड्रेस थमाया जाए, इससे शिक्षा होगी? पहली बात, दोहरी शिक्षा नीति खत्म होना चाहिए। हर गरीबों के लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए, हर न्याय पंचायत पर अच्छे कंपटीशन की किताबें होना चाहिए, तब मध्यम वर्ग गरीब वर्ग पढ़ेगा, किसी भी जात का हो। और ये दुर्भाग्य है देश का कि जो जातियां बना के आज सब लोग जाति समीकरण बना रहे हैं, बैठा रहे हैं, इससे देश नहीं चलेगा। चलेगा उन किसानों, गरीब मजदूरों से, मध्यम वर्गों से चलेगा। अमीर को क्या है? अमीर तो अपना लूट रहा, खा रहा, मर रहा गरीब आदमी। आप उठाए कभी आवाज़? आपके मुद्दे उठेंगे, इसीलिए मैं आपके बीच में ग्राउंड में आया हूँ। विपक्ष अभी मजबूत है या नहीं, कैसा लगता है आपको? भाई विपक्ष तो मजबूत है, लेकिन हमारा मतलब मजबूत क्या, जब तक विपक्ष भी लड़े सुविधा के लिए। ऐसा नहीं है कि जनता आपको दी है विपक्ष में या पक्ष में, सिर्फ गरीब जनता को आप लोग सहयोग करें। जो मैंने कहा, जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगी, दवा नहीं होगी, गरीब आदमी, आज पूरा भारत क्यों गरीबी से झेल रहा है? जात और धर्म से झेल रहा है। आज मध्यम वर्ग क्यों झेल रहा है? क्योंकि वो जानता है। आप गांव में देखिए, हम तो गांव के रहने वाले हैं, किसानों की, मैं 4 बजे सुबह उठता हूं, खेती में देखता हूं, सारा चीज़ देखता हूं, लेकिन आज किसान सुरती के लिए तरस रहा है। आप पूरा देखिए, जब तक भारत, चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि भारत किसानों से गुजरेगा, गांव से गुजरेगा, आज उनके सपना कहाँ साकार हो रहे हैं। लोहिया ने कहा था, तमाम लोगों ने कहा था, बड़े बड़े विद्वानों ने। आज कोई है? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आज किसी का नाम लिया जा रहा है? हाँ बताइए, नाम किसका लिया जा रहा है? पूंजीपतियों का नाम लिया जा रहा है। जो गरीबों के लिए मरा उसका नाम नहीं लिया। लाल बहादुर शास्त्री जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री, उसके लिए कहीं कुछ किया गया? तो ये आज जो भी हो रहा है, ये सिर्फ समतावादी मूल समाज। एक सेकंड भाई, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड। जब अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, समझू, वो कांग्रेस ने और सारे भाजपा ने और बसपा ने, सारे राजनीतिक दल के ही लोगों ने लाए थे। और जब अनुसूचित जाति का नौकरी का आरक्षण मामला लोकसभा में आया था, तो समाजवादी पार्टी के ही लोगों ने विरोध किया था। क्या इस देश का SC राजा नहीं है? जो बाबा राव भीम अम्बेडकर साहब, उन्होंने संविधान लिखा था, और संविधान लिखने के बावजूद जो आज हम रोड पे बोल रहे हैं, ये किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ो लिखो, DM बनो, MP बनो, शिक्षित रहो, सुरक्षित रहो, संघर्ष करो, अपना अधिकार पहचानो, दूसरे की मदद करो। क्या बाबा साहब के बनाए हुए मिशन पर लोग चले? केवल जातिवाद जब आते हैं रोड पे विपक्ष में, तो 1585 की नारा देते हैं, और जब सत्ता में पहुंचते हैं तो मतलब जो है सब सुविधा और सब सुख दिखाई पड़ता है। तो इस तरीके से भाई साहब हिंदुस्तान और भेड़ी दसान, आज मैं नहीं कहना चाहता हूँ। तमाम तरीके के आप आरोप लगा रहे हैं, इनके आरोपों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, उनका आरोप सब निराधार है। वो अब वो कहीं वो वैसी की बात कह रहे हैं कि जाति ना हो, और फिर 22% अपने जात बन जा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप अभी कहा के आपके सवाल में ही तो जवाब आ जा रहा है। आप कह रहे हैं जातियाँ ना हो, और फिर 22% पे आ जा रहे हैं। यहाँ सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं, सवाल जात का नहीं, सवाल गरीबी का है। बुनियादी मुद्दा जो है, लड़कियां की शादी, जैसे अभी अंबानी जी ने कहा ना कि बताइए, शिक्षा 25 लाख जिसके पास होगा वही एडमिशन करवाएगा। किसान का लड़का कहाँ पढ़ाएगा? वो दवा कहाँ से कराएगा?
ये जातियां में जो बांटने, आज जातियां बांटते बांटते यहाँ तक बांट दिए हैं। आज ही सरकार बनने के बाद किसी एसओ से, मैं तो सरामीर एसओ से एक प्रकरण में बात किया, उन्होंने कहा अरे वो तो सफाई है। तो शिक्षा पहले अधिकारियों का दुरुस्त हो जो पढ़ लिख के उच्च कुर्सी पे गए। ये भारत का लोकतांत्रिक देश है। अब हम चुनाव, जब सरकार बन जाती है, मुख्यमंत्री जो होता पूरी जनता का होता है, सरकार पूरी जनता की होती है। भैया आप क्या कहना चाहते हैं? आज की डेट में योगी आदित्यनाथ ने, अखिलेश यादव ने आपस में हाथ मिलाया सदन में, इसको लेकर क्या सोचती है आम जनता? ये मीडिया चैनल चला रहा है कि उन्होंने हाथ मिलाया है जी। वो परंपरा होती है। मुख्यमंत्री जब विरोधी दल का नेता सदन में शपथ लेते हैं तो परंपरा शिष्टाचार के तरह भाई सदन चलाना है तो विरोधी दल से मिलना होगा, एक शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सदन से लेके रोड तक का भारतीय जनता पार्टी पहले किसानों का कर्जा माफ कर दे, किसानों का बिजली जो कहें माफ कर देंगे, जो रोजगार की बात की है। अगर नहीं कहेंगे, समाजवादी पार्टी विरोधी दल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का एक नौजवान उनके साथ है। आप ये देख रहे हैं ग्राउंड से लेकर के मैं सदन तक की जो बातें हैं वो कर रहा था। एक देखिए समाजवादी समर्थक भी है, इनसे भी बात करूंगा। क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, बात कर रहे थे, हाँ बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के लोग कहते हैं, देखिए हमारे देश में संविधान खतरा में है, शिक्षा खतरा में है, किसान खतरा में है, नौजवान लड़के बेरोजगार होते जा रहे हैं, गरीब गरीब बनता जा रहा है। लेकिन हमको ये सोचना होगा कि हमारे देश की शिक्षा इतनी सस्ती हो, गरीब भी लड़के इंजीनियर डॉक्टर बन सकें। जब तक शिक्षा सस्ता नहीं होगी तब तक गरीब बच्चे आगे कभी नहीं जा सकते हैं। सबसे मूल भी शिक्षा होना जरूरी है। जब शिक्षा सच्ची होगी, महंगी नहीं होगी शिक्षा, अगर शिक्षा सस्ती होगी तो हमारे गरीब बच्चे भी सिपाही, दरोगा, कोई कलेक्टर, एसपी बन सकता है, कोई जज बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है। कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की सरकार है और समाजवादी की सरकार जनता की सरकार चल रही है। और ये ईवीएम की विपक्ष के तौर पे कैसा देख रहे हैं? विपक्ष के तौर पे मजबूत है और 27 में सरकार बनेगी, 24 में अच्छा सीट निकालेंगे। जब तक बैलेट पेपर से नहीं होगा चुनाव, तब तक देश के नौजवान भी भोगेंगे, किसान भी भोगेगा और संविधान भी खतरे में रहेगा। बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो भाजपा को एक भी सीट नहीं मिलेगी, न उत्तर प्रदेश में। आप एक मिनट सरकार से पूछ लीजिएगा कि इतना निंदा सह रहे हैं कि ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर को हटाया जाए, तो क्यों नहीं इसमें सहमत हो रहे हैं? निंदा से बच जाए सरकार, बैलेट पेपर से करा दे। बैलेट पेपर की मांग है आम जनता। हाँ, बैलेट पेपर की मांग है आम जनता की। ईवीएम की सरकार है, जनता की सरकार तो सब समाजवादी की है। और ये भाजपा सरकार प्रदेश को और देश को लेबर मार्केट बनाना चाह रही है। क्या कह रही जो बात कर रहे हैं बैलेट पेपर की मांग को लेकर? अगर हम कह रहे हैं किसानों के लिए आपने कानून बनाया, किसान मानने के लिए तैयार नहीं थे, वापस भी तो ले लिया। भाई किसान अगर तैयार नहीं तब तो वापस ले आप। अगर हम कह रहे हैं पूरा राजनीतिक दल के चाहते ईवीएम पे चुनाव कराइए, प्रॉब्लम क्या है आपको? अगर ईवीएम आप बैलेट पेपर से कराइए, बैलेट पेपर से कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सरकार इसलिए नहीं कराएगी क्योंकि जानती है अगर हम बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ये नहीं बनेगी। ये जो जनता खुद यहाँ की मतलब कि डिस्टर्ब है। भाई आप आरोप लगा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए। नहीं आप ईवीएम से तो कहीं पे भी सीटें ना आती। आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए। हम तो ही कह रहे हैं, पंजाब छोटा सा प्रांत जो पहले ही कैबिनेट में 35,000 की वैकेंसी निकलती है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत उत्तर प्रदेश है, पहले भी कैबिनेट में इन्हें राशन फ्री कर दिया। आप बताइए, इनके सोचने की क्षमता, उनकी सोचने की क्षमता देखिए। अगर हम पूछ रहे हैं, आप कैबिनेट की बैठक बुलाए, आप किसानों का कर्जा माफ करिए, आप किसानों का बिजली माफ करिए, और किसानों के नहीं, आप रोजगार पे कम से कम 2 लाख की नौजवानों को नौकरी निकाल के जो नौजवान भटक रहे रोड पे, उनको वैकेंसी पे एडजस्ट करने का काम करिए। नाम क्या आपका? लवकुश सिंह यादव, पगड़ी वाले, जिला वाराणसी। वाराणसी से छोटे में एक उदाहरण मैं दूंगा, तो ये तो विषय आप नहीं पूछे थे। लास्ट में हर विधानसभा में करीब 15 से 20 हजार वोट केवल काटे गए हैं जो समाजवादी समर्थक थे। दूसरा, जहां इनको हरवाना था रिकाउंटिंग करवाए। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, चंदौली जिला है और विधानसभा चकियां। 34 राउंड की गिनती होती है, हर राउंड में एक मशीन में बिगाड़ी जाती है और उसको स्ट्रांग रूम में रख करके
फिर दोबारा उसकी बैटरी चेंज करवा करके जितेंद्र कुमार भारती सपा का प्रत्याशी था उसे मात्र 8,000 से फिर हरवा दिया जाता था। आप इस तरह के देख लीजिए, मैं रिकॉर्डेड बता रहा हूं। तो निश्चित तौर से यह लोकतंत्र खतरे में है। ईवीएम मशीनरी जब जहां काम करेगी तो मशीनरी पे जनता का विश्वास नहीं है। ये तो बुलंद से जनता में बहुत बड़ा आक्रोश है। हमसे भी बात करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जनता भी आवाज़, पूरे देश की आवाज़ सुन रही है। आपके चैनल को सब्सक्राइब बहुत लोग करते हैं, लाइक भी करते हैं। अगर निष्पक्ष ये आप दिखाते रहें तो आपके चैनल को लोग लाइक करते रहें। ये आपको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। चलिए धन्यवाद। ये देख रहे हैं ग्राउंड के जो मुद्दे थे, मैंने बात की पब्लिक से। सदन में जो आज जो हाथ मिलाया योगी आदित्यनाथ ने, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, इस पे बात की। ब्रिजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, इस पे बात की। और तमाम मुद्दे जो ग्राउंड से जुड़े हुए थे, पब्लिक ने मुझसे बात की, सभी ने आपके बीच में रखा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।